हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेपर थर्ड के पार्ट बी की। हमने अब तक पेपर थर्ड के पार्ट ए तक कवर कर लिया था, वो वीडियो आप पहले देख लेना। उसके बाद हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में विज्ञान, तकनीकी और जन स्वास्थ्य 3 टॉपिक हैं। पहली इकाई की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान, पहली यूनिट। विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग पहला टॉपिक है और इससे 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है सीधे सीधे कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग बताइए। तो ये आप 7 या 10 नंबर के लिए तैयार कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक सूक्ष्मजीव की संरचना है। इसमें आप शैवाल और बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, इनकी जो संरचना है वो, साथ ही में जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि इनकी कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी हुई रहती है। अभी पिछले साल 2022 में क्वेश्चन आया था कि जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव की संरचना में ये आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया, विषाणु, विषाणु किस प्रकार से दिखता है, उसकी किस प्रकार की संरचना है, उनके प्रकार क्या हैं सूक्ष्मजीव के, तो ये मैंने बताया अभी। जैसे कवक हो गया, उसके अलावा विषाणु, जीवाणु, ये सब। जैविक कृषि की बात करें तो जैविक कृषि में 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो जैविक कृषि के बारे में आपको फैक्ट कुछ याद रखने हैं। जैसे मध्य प्रदेश भारत में जैविक कृषि का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारे पास है। पेपर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं, जैविक कृषि पे फिर आएंगे हम। पेपर 3 में फैक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डीप स्टडी चाहिए क्योंकि आपको स्कोर करना है। पेपर 3 स्कोरिंग है और पेपर 3 के स्कोरिंग के लिए आपको डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, फोकस ऑन साइंस एंड मैथ्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग पोर्शन है इस पूरे पेपर 3 का। आप, मेरा मानना ये है कि आप इकोनॉमिक्स से ज़्यादा फोकस पार्ट बी यानी विज्ञान, तकनीकी और जन स्वास्थ्य पर कीजिए। जैविक कृषि में फैक्ट, उसके बाद जैविक कृषि का क्या महत्व है या फिर क्या लाभ है, जैविक कृषि की समस्या, क्या चुनौतियाँ हैं और क्या उनका समाधान है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद कोशिका, कोशिका की संरचना, कोशिका में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक वगैरह, और इसके अलावा राइबोसोम, ये सब आपको पता होना चाहिए। और संरचना में कुछ टॉपिक के बारे में 7 नंबर में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में टिप्पणी कीजिए 7 नंबर में। कोशिका के प्रकार, उसके अलावा विभाजन, या समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जो दोनों है, इसमें दोनों के बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। इनकी क्या अवस्थाएं हैं दोनों की, और साथ ही में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है, कोशिका के कार्य क्या क्या हैं। इसके अलावा जंतु और पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, पूरा वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 7 नंबर में पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि कुछ जो वर्ग है ऐसे हैं जिनके बारे में 7 पूछा जा सकता है। जैसे एनिमल के बारे में पूछा जा सकता है, और इसके अलावा जो है शैवाल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्थोपोड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो जंतु और पौधों के वर्गीकरण के बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए। हालांकि इसकी ज़्यादा संभावना 2 नंबर की है, क्योंकि ये यूनिट जो है बहुत बड़ी है और आएगा तो 30 नंबर का ही। तो इसीलिए आप क्या है कि तैयार तो कीजिए, और तैयार तो पूरे टॉपिक, एक एक टॉपिक आपको तैयार करने हैं, लेकिन आपको सारे टॉपिक पता होने चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। जंतु और पौधों का वर्गीकरण हमने बात कर ली। कोशिका की संरचना, प्रकार, विभाजन और कार्य के बारे में हमने बात कर चुके हैं। जंतु पादप कोशिका में क्या अंतर है, जंतु पादप कोशिका की संरचना के बारे में बताइए, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पौधों, पशुओं और मनुष्यों में पोषण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये हिंताजन्य रोग वाला टॉपिक भी यहीं पे है। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन से होते हैं। इसके बाद संतुलित आहार का क्या अर्थ है, और संतुलित आहार के लिए क्या क्या चीज़ें कितने अनुपात में ज़रूरी होती है। विटामिन, कौन कौन से विटामिन की खोज किसने की, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है। इसके अतिरिक्त विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। हार्मोन्स, जो वेरियस टाइप्स के हार्मोन हैं, पशु और मनुष्य, ये इसमें पशु, मनुष्य और पौधे, तीनों के हार्मोन आपको पता होने चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हार्मोन है उसका क्या अर्थ है, क्या कार्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। मानव शरीर के अंग जो है, संरचना और कार्यप्रणाली, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मस्तिष्क, किडनी, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसके अतिरिक्त जो प्रजनन तंत्र है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें कौन कौन से मुख्य अंग कार्य करते हैं, और
क्या उनकी संरचना है, और डायग्राम सहित आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जैव प्रौद्योगिकी है, इससे टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। परिभाषा जैव प्रौद्योगिकी 2 नंबर में पूछ लेंगे। स्वास्थ्य और चिकित्सा में क्या उसका योगदान है, आपसे 10 में पूछा जा सकता है। कृषि में 10 में पूछा जा सकता है, 7 में पूछा जा सकता है। उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण, इन क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग है जैव प्रौद्योगिकी के, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से 7 या 10 में से 100% क्वेश्चन आएगा। एक तो कोशिका वाला टॉपिक, ठीक है, और एक ये जैव प्रौद्योगिकी, इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इथेनॉल बायोलॉजी के क्या अनुप्रयोग है, ये डायरेक्ट 7 या 10 में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इथेनो बायोलॉजी क्या है। प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में क्या योगदान दिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। 7 में भी आ सकता है। एक पर्टिकुलर किसी के बारे में पूछ लेंगे, जैसे वारामिहिर का क्या योगदान है, आर्यभट्ट का क्या योगदान है। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशाला से संबंधित प्रारंभिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बुक आप निर्माण की, इसमें बेहतरीन किताब है। साइंस बहुत अच्छे से ये लोग कवर करते हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा दे रखा है, लेकिन ज़्यादा तो हम कवर कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि हमको साइंस में स्कोर करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने देखा। इसके बाद बौद्धिक संपदा के अधिकार हैं, पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम्स, जो 2 समझौते हैं WTO के अंतर्गत, इनके बारे में 7 या 10 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिप्स पर टिप्पणी कीजिए, ट्रिम्स पर टिप्पणी कीजिए, या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे। ट्रिप्स दे देंगे डायरेक्ट और ट्रिम्स दे देंगे डायरेक्ट, इनके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट कंप्यूटर विज्ञान की बात करते हैं। इसके लिए आप 2020 के सिलेबस पर आधारित कंप्यूटर की निर्माण आईएएस की ये बुक ले सकते हैं, या फिर आप परीक्षा धाम की ये बुक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से दे रखा है। कंप्यूटर के सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ है, 2020 में सिलेबस था वही है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार सीधे सट 10, 7 या 10 में क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर की विशेषताओं पे 10 या 7 में आ सकता है। कंप्यूटर की पीढ़ी या जनरेशन में किसी पर्टिकुलर पीढ़ी के बारे में भी आ सकता है, जैसे बता देंगे कि दूसरी पीढ़ी के बारे में बताइए 7 में, तो या तो सभी पीढ़ियों के बारे में आपको 10 में पूछ लेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर पीढ़ी के बारे में आपको 7 में पूछ लेंगे। मेमोरी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, रैम, रोम, क्या अंतर है दोनों में, ये सब। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या प्रकार हैं। विंडोज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, विंडोज़ का फर्स्ट जो संस्करण था वो कब आया था, लेटेस्ट में कौन सा विंडोज़ का संस्करण चल रहा है, विंडोज़ किस कंपनी का है, विंडोज़ के क्या कार्य हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अनुप्रयोग आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट 10 में आ सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा का सामान्य ज्ञान, यानी C++, जावा, इनके बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इनके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में भी आ रहे हैं, 7 में भी आ रहे हैं, तीनों से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेटर हैं, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो निम्न स्तरीय भाषा है या फिर जो उच्च स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा में क्या चेंजेस करते हैं ये, और इनमें क्या अंतर है आपस में, जैसे आपसे पूछ लेंगे ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। इंटरनेट और ईमेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे आपने प्री में भी ये पढ़ा होगा, लेकिन आपको डिटेल से पता होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेंगे सोशल मीडिया के जो है क्या चुनौतियां हैं सोशल मीडिया के सामने, 10 नंबर में पूछ लेंगे, उनका क्या समाधान किया जा सकता है। ई गवर्नेंस के बारे में तो 2 मार्क्स में तो क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अतिरिक्त ई गवर्नेंस के क्या लाभ हैं ये भी आपसे 7 या 10 में पूछ सकते हैं। ये क्या चुनौतियाँ आ रही ई गवर्नेंस के सामने। एआई की बात करें तो एआई का आधारभूत ज्ञान आपको पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट और वेब पेजेस। जो एआई है, एआई से रिलेटेड आपको सब बातें पता होना चाहिए कि एआई के कौन से प्रकार हैं, एआई के क्या कार्य हैं, दूसरा एआई के क्या अनुप्रयोग हैं, एआई क्या चुनौतियाँ, एआई हमारे यहाँ जो एआई का हम कम्प्लीटली ऑटोमेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसकी समझ क्या चुनौतियाँ हैं, क्या इनका समाधान किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे काम करता है। विभिन्न उपयोगी पोर्टल जैसे एमपी ऑनलाइन के बारे में पूछ लेंगे, इस टाइप से। इसी यूनिट में सेकंड पोर्शन, पहले ही अलग यूनिट थी गणितीय विज्ञान, इसके नोट्स मैं हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं या तो गुणनखंड से बनेंगे, या लाभ हानि से, प्रतिशत से, या साधारण चक्रवर्ती ब्याज से। अनुपात समानुपात से भी पिछली बार 2023 में क्वेश्चन बना था। यहाँ से 3 नंबर में बनते हैं, 7 में बनेंगे, 2 नंबर या 7 नंबर। ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप अच्छे से RS अग्रवाल से कवर कर लेना। क्षेत्रफल ही है बस, है ना, या आयतन नहीं है, यह बात याद रखना आप, ठीक है। इसमें बेलन, शंकु जो भी है, इनके क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल ही कवर करेंगे, आयतन नहीं करेंगे,
ठीक है, और आप उसको कर लेना आर एस अग्रवाल से, बहुत अच्छा दे रखा है उन्होंने, और इससे ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बने भी। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट आप निर्माण और जो दृष्टि आई है, दृष्टि आई इसकी ये बुक देखी मैंने, काफ़ी बड़ी है, तो आप इसको बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना, निर्माण आप फॉलो कर सकते हैं। आयुष की बात करें तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा, रिग्पा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के क्या मूल सिद्धांत है, 10 में पूछा जा सकता है, अभी पूछा था प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। या फिर वो 2 में ये पूछ लेते हैं आयुष में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। जैसे पिछली बार उन्होंने 2023 में पंचकर्म के बारे में पूछ लिया था। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम जो हमारी लेटेस्ट में पॉलिसी है उसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद में बात करें तो त्रिदोष कौन कौन से वात पित्त कफ है, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही पूछ लेंगे डायरेक्ट पंच महाभूत के बारे में 2 नंबर में। दिनचर्या का क्या योगदान है आयुर्वेद में, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आई थी, जैविक घड़ी हमारी कैसे काम करती है, केंद्र राज्य जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सही स्वास्थ्य प्रशासन, यानी हमारे जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, भारत स्तर की बात करें तो भारत में किस प्रकार का स्वास्थ्य प्रशासन है, उसके बाद राज्य में, उसके बाद जिला में, फिर ग्राम स्तर पर, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तो 2017 की और उसके पहले की भी, ये आपको पता होना चाहिए, और डिटेल से प्रोविज़न पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेंगे 10 नंबर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रमुख प्रावधान बताइए, और इसमें आयुर्वेद के बारे में क्या क्या योगदान है। योग की बात करें तो पंचकोश सिद्धांत क्या होता है, सीधा सट क्वेश्चन आ सकता है, 2 में भी 7 में भी। अष्टांग योग के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, प्रीलिम्स में भी आया था क्वेश्चन। षट कर्म, जैसे वहाँ पंचकर्म होता है आयुष में, यहाँ योग में षट कर्म होता है। मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, यानी कौन सी मुद्रा हम किस प्रकार से बनाते हैं और उसका क्या उपयोग है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा का क्या योगदान है, धूप सेवन क्या है, सनबाथ जो करते हैं। जल चिकित्सा के चिकित्सकीय प्रभाव एवं प्रकार बताइए, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 7 और 10 में। षोडश संस्कार जो हमारे हैं, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेद आदि का सामान्य ज्ञान और उनका वैज्ञानिक महत्व भी आपको पता होना चाहिए। सीधा सट क्वेश्चन आ जाएगा 10 नंबर में कि प्रमुख षोडश संस्कार बताइए और इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, या डायरेक्ट ये पूछ लेंगे जन्म के पहले, जो जन्म के शुरुआत के 3 संस्कार है वो कौन से हैं, अंत के 3 संस्कार कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 नंबर में भी। नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की, तो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियाँ पिछली बार भी टॉपिक था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में क्या वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्वास्थ्य और स्वच्छता में क्या, देखो याद ही नहीं आ रहा वर्ड क्या है, क्या समानताएं मान सकते हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता में तुलना कर सकते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में कैसे एक दूसरे से मतलब वो कनेक्टेड है। हाँ, ये है वर्ड कनेक्टेड, तो ये स्वास्थ्य और स्वच्छता एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड है। बीमारियाँ क्या रिलेटेड, स्वास्थ्य अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या बीमारियाँ आ सकती है। कुष्ठ की बात करें तो कुष्ठ रोग संबंधित सरकार के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया हुआ है, ये 2 में पूछा जा सकता है। एड्स वाला 7 में भी आ सकता है ना। अंधत्व के बारे में कौन सा प्रोग्राम कब चलाया, इनके सन आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। पोलियो के बारे में क्वेश्चन आता ही 1995 वाला, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, कब शुरू हुआ। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सार्वभौमिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, इससे 7 या 10 में आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, इससे भी 7 या 10 में आने की पूरी संभावना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ डाटा पूछ सकते हैं 2 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ 7 और 10 लाख कौन से क्वेश्चन है। देखो, एक तो एड्स है, ठीक है, एड्स के अलावा पोलियो, ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और आयुष मिशन, हाँ यही है बस 7 और 10 नंबर लायक। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में 7 और 10 में आ सकता है। आयुष्मान भारत योजना डायरेक्ट 7 या 10 में पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में भी 7 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो 173 है, और देख लेना आप अच्छे से। विभिन्न बायोमार्कर, यानी बायोमार्कर का क्या डिफरेंस है, हेमेटोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, सीरोलॉजी क्या है, सामान्य स्तर की जानकारी, यानी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है, इसके क्या तत्व हैं। स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, विभिन्न जो स्तर है स्वास्थ्य देखभाल के, उपकेंद्र और ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की क्या संरचना है। पीएचसी और सीएचसी और ग्रामीण चिकित्सालयों, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितने पीएचसी है, सीएचसी है, ग्रामीण स्तर पर चिकित्सालय हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और किस लेवल पर काम करते हैं ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए।
5 यूनिट की बात करते हैं तो पर्यावरण के बारे में है। ये वाली यूनिट पहले आती थी ऊर्जा और पर्यावरण की, लेकिन ऊर्जा हटा दी, केवल पर्यावरण बचा है। लेकिन ये सारे टॉपिक्स इसमें किताब में मिल जाएंगे हमको, तो ऊर्जा मत पढ़ना, पर्यावरण पढ़ लेना। भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की क्या उदाहरण है? हम पर्यावरण को पूजते हैं, प्रकृति का हम पूजन करते हैं। जन पदोध्वंस, वायु जल देश काल की विकृतियाँ, मतलब यूँ मान लीजिए इसको कि आप वायु जल और क्या इनमें परिवर्तन, विकृतियों का क्या मतलब? विकृतियों का मतलब ये है कि कुछ ऐसे चेंजेस जो कि ठीक नहीं है, तो इनके क्या चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं। पर्यावरण में क्योंकि केवल प्रकृति ही नहीं आती, हमारा आसपास का वातावरण है वो भी पर्यावरण में आता है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव 7 या 10 में डायरेक्ट आ सकता है। पर्यावरण संबंधी नैतिकता और मूल्य के बारे में 7-10 में आ सकता है। जैव विविधता 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विशेष रूप से मध्य प्रदेश संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितनी जैव विविधता है, पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ हैं। जैसे हम बात करते हैं बाघ की, तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ के साथ मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पर, आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता के बारे में जब भी आप बात करें तो ये बात जरूर कीजिए कि चीता में हम फर्स्ट हैं, गिद्ध में हम फर्स्ट हैं, उसके अलावा बाघ में हम फर्स्ट हैं, तेंदुए में हम फर्स्ट हैं। पर्यावरण प्रदूषण 7 या 10 डायरेक्ट आ सकता है। जलवायु परिवर्तन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए ये जो 3 टॉपिक है, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, 100% क्वेश्चन आएगा इनसे, ठीक है। लुप्त प्राय और विलुप्त प्रजातियाँ, IUCN की लिस्ट जो बनती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म तो पूछती है UPSC MPPSC सॉरी, जो IUCN है उसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे, WWF का पूछ लेंगे, IRDA का पूछ लेंगे, इस बार पूछा था। वर्ल्ड, ये जो हमारा WCED है वो जो सम्मेलन हो तो उसके बारे में पूछ लेंगे, ये पूछ चुके हैं MPPSC वाले। UPSC क्यों आ रही बार बार याद, MPPSC वाले, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या है और चुनौतियां क्या है, वही सेम प्रदूषण वाली समस्याएं हैं। पर्यावरण शरण, वही शरण और प्रदूषण, देखिए है तो थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन हम कारण वही है, लगभग सेम ही कारण है एक दूसरे के। पर्यावरण शिक्षा, इस पे 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं। सार्वजनिक जन जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा और उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा से किस प्रकार का संबंध है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी क्या है, यानी हरित जो हमारी प्रौद्योगिकी हैं वो क्या है। पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, अगर डायरेक्ट 2 नंबर पूछ ले कि हमारे संविधान में पर्यावरण के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार में कौन से है, मूल कर्तव्य में कौन से है, DPSP में कौन से हैं। पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा, ये भी पता होना चाहिए आपको कि क्या नीतियाँ हैं हमारी, क्या नियामक ढांचा है हमारा, क्या एक्ट है हमारे। पर्यावरण संरक्षण मध्य प्रदेश की जनजातियों की क्या भूमिका, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। बेगा, सहरिया और भारिया, भील और गोंड, इनका क्या योगदान है। जैसे आग बुझाने में ये लोग मदद करते हैं, जानकारी देते हैं, जो अवैध अतिक्रमण है उसके बारे में जानकारी देते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय, ये भी आपको पता होना चाहिए और डायरेक्ट 7 या 10 में क्वेश्चन आ सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 7वें नंबर, लगातार 7 बार इंदौर बना, तो इसके क्या उद्देश्य हैं, विभिन्न चरण और उपलब्धियां और भविष्य किस प्रकार का इसका। जल सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वो जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास क्या है, जैसे जल जीवन मिशन हमने शुरू किया, ठीक है। तो ये सब यूनिट 5 यूनिट है और पेपर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन में। पेपर 3 में फैक्ट इंपॉर्टेंट है, डीप की स्टडी इंपॉर्टेंट है, साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। बाकी सभी पेपर में 6 पेपर में सबसे ज़्यादा फोकस आपका पेपर 3 पे होना चाहिए, क्योंकि पेपर 3 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। पेपर 3 में आप इजीली 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपने 180 प्लस स्कोर कर दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी में एवरेज मार्किंग होती है और इसमें मार्किंग ठीक होती है थोड़ी।